What? Atoms, the building block of matter is atoms. उसको हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु. परम, सबसे पहले पाया जाने वाला छोटा सा कण, अणु. क्या वो डिविजिबल है? हाँ? अरे यार, अब तो 2025 में हो आप लोग. ये सबसे पहले जिसने एटम ढूंढा था उनके हिसाब से वो इनडिविजिबल है. पर क्या, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या वो डिविजिबल है? एटम के अंदर अब हमें मिल चुका है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स. क्या प्रोटॉन डिविजिबल है? 12th के लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे. यस, प्रोटॉन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ क्वार्क्स. QUARKX. quarks. Electron made up of nothing, just energy, and neutron again made up of quarks. 12th का लास्ट चैप्टर है, आप पढ़ोगे उस चीज़ को. तो अभी आपका क्वेश्चन ये है, 35th क्वेश्चन एक वर्बल डाउट है. इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज व्हाट? इंटरनल फोर्सेस यानी कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से कोई भी मैटर बना हुआ है, एटम्स में अपनी अपनी इंटरनल फोर्सेस होती हैं. अब वो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? मोमेंटम कैसे चेंज हो सकता है? जब आप एक्सटर्नली कुछ फोर्स लगाओगे. इंटरनल फोर्स तो हर जगह हर चीज़ में है, पर उससे क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है? जैसे कि अगर मैंने एटम की बात की, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात की, वो स्टेबल हो ही नहीं सकते ज़िंदगी में. वो हमेशा वाइब्रेट होते हैं, अंदर ही अंदर फोर्सेस कुछ ना कुछ लग ही रहे हैं. उस तरीके से सोचो आप. तो उस वजह से क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है? सो इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट कॉज चेंज इन मोमेंटम, बट उस छोटे से फोर्स की वजह से अगर वही अंदर ही अंदर वाइब्रेशन बढ़ गया तो एक बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, एटॉमिक बॉम्ब. तो उसकी वजह से क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है? पहले ज़ीरो में था, बाद में अचानक से सारी वेलोसिटीज़ कितनी तेज़ बढ़ गई. तो इंटरनल फोर्सेस जब बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है, पर मोमेंटम में कोई असर नहीं होता है. ये चीज़ अभी आप वर्क में कुछ दिनों बाद पढ़ोगे. तो फिलहाल 35 का आंसर क्या होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ सकते हैं इंटरनल फोर्सेस की वजह से, पर लीनियर मोमेंटम में उन फोर्सेस की वजह से कोई भी चेंज नहीं आ सकते हैं. क्योंकि मोमेंटम चेंज करने के लिए आपको कैसा फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. बाहर से धक्का मारोगे, अंदर की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्लियर माई पॉइंट? ओके. सो द नेक्स्ट चैप्टर समझ आया? एम आई गोइंग स्पीड? बड़बड़ तो कर रही हूँ, पर क्या घुस रहा है दिमाग में? अब आपके पास है 4th यूनिट. क्या इसकी मॉड्यूल सबके पास आ चुकी है? सबके पास है? उसमें क्या? ए पगला, वो ख़त्म हो गया है. सो अब इत्मीनान से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं. पिछले यूनिट्स में प्रिपरेशन चालू रखिए हो सिंह मैम. नहीं मिला, कोई बात नहीं, इट्स ओके. मतलब ये है कि अब जब होमवर्क मिलेगा तो आप सबके पास है ना मॉड्यूल्स. ये इट्स ओके. वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये सपोजिटली आपका कौन सा चैप्टर है, कौन सा यूनिट है? हाँ हाँ, चैप्टर, यूनिट 5th वन. फर्स्ट 4 कौन से थे? यूनिट्स था. सेकेंड वन 1D, 2D एंड लॉज ऑफ मोशन. दिस इज़ योर 5th यूनिट. गुड गोइंग. तो वर्क क्या होता है, आप लोग अपने से बताइए. वर्क क्या होता है? ये सारी चीज़ें हैं आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में देखनी है. पहले तो आपको ये पता ही है डॉट एंड स्केलार प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलार प्रोडक्ट. याद है? कुछ डिस्कस करेंगे, पूछा जाएगा. वर्क, एग्जाम्पल, डेफिनेशन. वर्क डन बाय पैरेलल फोर्स, ऑब्लिक फोर्स. ऑब्लिक यानी कुछ एंगल बना रहा है. व्हेन इज़ वर्क ज़ीरो? सम पॉइंट्स अबाउट वर्क. वर्क ज़ीरो भी हो सकता है क्योंकि स्केलार क्वांटिटी है, हो सकता है ज़ीरो, कोई बात नहीं. अगर बॉडी खड़ी की खड़ी है तो ऑब्वियसली वर्क तो ज़ीरो है. पॉजिटिव ज़ीरो एंड नेगेटिव वर्क. एग्जाम्पल, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. 2 दिन पहले एक क्वेश्चन आया था जो इस मॉड्यूल का था. मैंने कहा था ये वर्क में आने वाला है, तब मैंने कहा था उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो वो वाला टॉपिक है आपका वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. ओके, देखेंगे. काइनेटिक एनर्जी, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला. वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स. मैंने फिर एक चीज़ बोला था कि वर्क एनर्जी. अभी तक आप लोग वर्क के बारे में क्या सोचते हो?
है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सोचते हो। फिर इस थ्योरम में एक चीज़ सामने आ जाएगी कि वर्क इज़ नॉट जस्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ एक्चुअली चेंज इन एनर्जी। किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हो और उस पर काम हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? जब उसकी एनर्जी में कुछ बदलाव आएगा। एग्जाम्पल के लिए सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक स्टाइलस है, इसका इस पे अभी कौन सी एनर्जी लग रही, कौन सी एनर्जी है इसके अंदर? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी की वजह से उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, हाइट mgh। इसी को हम थोड़ा और हाइट में लेकर जाएंगे तो क्या इंक्रीज हुआ उसमें? पोटेंशियल एनर्जी ही बढ़ गई। ये यहाँ से यहाँ तक तो काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन स्टॉप। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो ओवरऑल गेन इन एनर्जी हुआ, चेंज इन एनर्जी हुआ, काम हुआ। ओके, समझ में आया? वर्क कब होगा? जब उस पर चेंज इन एनर्जी होगा। सो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है? वर्क एनर्जी थ्योरम में, ठीक है। फिर आया पोटेंशियल। काइनेटिक आप देख चुके हो, पोटेंशियल भी इधर ही से डिफाइन होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज़ पे अटेंशन। और जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं आए दिन, उन लोगों को कृपया बोलें कि आएँ और कुछ सीख कर जाएँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अभी तक कौन सा कंजर्वेशन का लॉ आपने देख लिया है? मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर momentum, law of conservation of linear momentum. Datta, what is it? What is the law? You have seen it. सिर्फ ये यहाँ से लेके यहाँ तक रट्टा मारने से नहीं होता। वो लॉ है क्या? When the external force applied on an object is zero, the linear momentum is conserved. शुरुआत उसकी कैसे हुई थी? जब एक्सटर्नल फोर्स यानी कि F इज इक्वल टू 0 था। सो F क्या है? फोर्स। फोर्स क्या है? dp by dt according to your second law, so that is also 0. When change in momentum is 0, so the momentum is constant or conserved. This is what it is. So when the external force applied on a body is 0, the momentum, the linear momentum is always conserved. That is the law of conservation of linear momentum. Similarly यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा। क्या आएगा हम देखेंगे। अगर एनर्जी कंजर्व हो रही है इसका मतलब कुछ तो ज़ीरो होगा, कुछ तो इक्वल होगा, वो हम देखेंगे वहाँ पे। सो वेयर इज़ इट? ओके, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हम देखेंगे, अभी बताने का फ़ायदा नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कोलिशंस आ गया। कोलिशंस कल की क्लास में मैंने कहा था आने वाले चैप्टर में हम कोलिशंस, जैसे कल दो कार आ रही थी ना, ऐसे भिड़ गई, कैसा वाला कोलिशन था वो? जब मोमेंटम भी ख़त्म, काइनेटिक एनर्जी भी ख़त्म, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई? पोटेंशियल क्या वो हवा में चढ़ के? लोग कैसी बातें करते हो? जब तक हाइट नहीं आएगी क्या पोटेंशियल आएगा? हीट में और साउंड में एक्सीडेंट्स होते हैं, सुनते हैं ना हम, बम, आग लग जाती है, साउंड एनर्जी आती है, हीट एनर्जी आती है, तो वहाँ पे काइनेटिक जो है वो कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, फाइन, व्हाटएवर। तो वो कैसा वाला कोलिजन था? इन इलास्टिक, ठीक है। तीन टाइप के कोलिजन है, इलास्टिक, कंप्लीटली इन इलास्टिक, और यहाँ पे ये गलत आएगा, पार्शियली इलास्टिक एंड देन इन इलास्टिक। ओके, इलास्टिक में क्या होता है? मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व हो जाती है। देखेंगे आगे, अभी बोर हो जाओगे। और बाकी सब कुछ कोलिजन्स है, लास्ट में पावर है, और कोशिश ये करेंगे कि लास्ट में बिल कैसे आता है, कौन सा अप्लायंस कितना यूनिट ले रहा है तो कितना बिल आएगा, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो आपको जानना चाहिए। जैसे पापा फ्रिज लेकर आए, उसमें लिखा रहता है ना 5 स्टार फ्रिज, कितना यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो फाइनली 1 साल में कितना पैसा वो पर्टिकुलर अप्लायंस खा रहा है। यू विल गेट टू नो इट ऑल। वो है नहीं सिलेबस में, बट मैं चाहूँगी कि उसका एप्लीकेशन पढ़ो। इतनी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। क्या क्लियर है? सो अभी हम चलते हैं डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? What is dot product?
यहाँ पे तो दिखाया है कि डॉट प्रोडक्ट किससे रिप्रेजेंट होता है, एक डॉट से रिप्रेजेंट होता है, उसको हम स्केलार प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या? स्केलार इनटू वेक्टर? नहीं नहीं, देखो इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है, पर आप क्या समझते हो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर्स को जब तुम मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट मिलता है वो स्केलार होता है, इसीलिए उसको हम स्केलार प्रोडक्ट कहते हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी के लिए फ़िलहाल हमेशा वर्क रहेगा एग्जाम्पल। अगर वर्क है, इसको हम लोग कौन सी दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके लेकर आते हैं? फोर्स इनटू या डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी हम लिखते हैं, एफ डॉट डी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर इसका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा हमेशा आपको एक स्केलार मिलेगा। यानी कि कोई दो क्वांटिटीज़ हैं जिसका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको हमेशा एक स्केलार क्वांटिटी मिलेगी, इसीलिए इसको हम स्केलार प्रोडक्ट भी कहते हैं। आगे बढ़ते जाओ। कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, द डॉट और द स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए डॉट बी कैन बी रिटन एज a b cos theta, therefore cos theta is a dot b by modulus of a into modulus of b। ऐसे क्वेश्चन क्या आप कर चुके हो? एंगल निकालना दो वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। सो a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू बी कॉस थीटा। ये कुछ नहीं, आपको बस प्रोजेक्शन दिखाया है कि अगर ये एक वेक्टर a है, ये एक वेक्टर b है, तो a डॉट b का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि b का इफेक्ट वेक्टर a में कितना आ रहा है। सो ये है b cos थीटा और ये है पूरा का पूरा वेक्टर a, तो a इंटू बी कॉस थीटा इज़ नथिंग बट ए बी कॉस थीटा विच इज़ नथिंग बट a डॉट b। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? प्रोजेक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन वेक्टर a। इसको कैसे डिफाइन करोगे? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन वेक्टर b। आ गया समझ में? दोनों का अल्टीमेट फॉर्मूला वही आने वाला है, बी ए कॉस थीटा इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा इज नथिंग बट ए डॉट बी। ओके, क्या ये स्लाइड को आप नोट करना चाहेंगे? प्लीज नोट इट। और थोड़ा जल्दी, यस बोला है तो थोड़ा फास्ट नोट करो। 1 मिनट रुकिए, पहले हेडिंग लिखिए, डेट डालिए प्रॉपरली। हेडिंग लिखिए, व्हाट इज़ इट? वर्क, एनर्जी एंड पावर। डेट का है 18 है भाई, क्योंकि 17 तारीख को आपकी स्पीच थी, वो भी याद नहीं। कुछ चीज़ें हम याद करते हैं ना। वर्क, एनर्जी एंड पावर। रुक जाओ, अभी भी नहीं लिखना है। ओ स्पीड ब्रेकर, स्टॉप देयर। चलो ठीक है, अब जब स्टार्ट कर चुके हो उतना लिखो, लेकिन इधर पे रुक जाना, उसके बाद कुछ और लिखवाना है। फास्ट, हाँ। डॉट प्रोडक्ट और स्केलार प्रोडक्ट। इन डॉट प्रोडक्ट द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज स्केलार वैल्यू। You'll have to draw this particular symbolized diagram also। और थोड़ा सा साफ सुथरा नोट्स मेंटेन करिए।
हो गया है? हो गया? यहाँ पे ये जो b cos थीटा है ये एग्जैक्टली है क्या? प्रोजेक्शन। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आपको पूछा जाता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ b। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? अगर प्रोजेक्शन पूछा है तो ये b cos थीटा जो है वो प्रोजेक्शन है, तो क्या लिखेंगे? दोनों का हम पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसके बाद जिस पर वो प्रोजेक्शन है, किस पर है प्रोजेक्शन? b cos थीटा तो प्रोजेक्शन है, पर किस पर है? a पे है, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ a। ये है फॉर्मूला, ये एक्चुअली इधर ही से आया है। b cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? a डॉट b बाई a, है ना? अब इधर का बताइए, यहाँ पे प्रोजेक्शन कौन सा है? a cos थीटा, है ना? ये इस a का cos थीटा इस तरफ आ गया है ना, तो ये क्या है? प्रोजेक्शन a cos थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला से बताओ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बाय मॉड्यूलस ऑफ b। यहाँ पे जो ए बी कॉस थीटा आप लिख देते हो ना, वो एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b कॉस थीटा। ये अभी तक आप ये यहाँ है ना, a डॉट b का एक्सपेंशन क्या है? a डॉट b का एक्सपेंशन क्या है? ए बी कॉस थीटा। a डॉट b कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा। a क्रॉस b कैन बी रिटन एज वेक्टर प्रोडक्ट। ये तो स्केलार प्रोडक्ट है। हमने एक वेक्टर प्रोडक्ट भी देखा है जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है? एक वेक्टर मिलता है। कुछ भी याद है आपको वेक्टर्स का? क्या ऐसे देख रहे हो जैसे एलियन वाली चीज़ें चल रही हैं इधर? आर यू हियर इन द क्लास प्रेजेंट? यही चीज़ गलत होती जा रही है। आप लोग सिलेबस को पीछे छोड़ते जा रहे हो, रिवाइज कुछ नहीं कर रहे हो। आगे का फिर वो और पहाड़ लगने लगेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, आई अंडरस्टैंड बाकी सारे सब्जेक्ट की ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ आवर्स हो रहा है, बट यू शुड नॉट लीव दिस बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू पुट यू इन अ गुड पोजिशन इन फ्यूचर। आई कैन नॉट गिव यू इनफ टाइम, पर जितना टाइम दे रहे हैं उतना तो यूटिलाइज़ करो। बैठे हुए हो, सपनों में खोए हुए हो। वेक्टर्स याद नहीं है आपको? a डॉट b को कैसे लिखते थे आप? ए बी कॉस थीटा लिखते थे। ए क्रॉस बी को कैसे लिखते थे आप? ए बी साइन थीटा लिखते थे। यानी कि जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कॉस आएगा, और जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो साइन आएगा। और इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलार प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब है कि उसका रिजल्टेंट स्केलार आएगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या ये दिमाग में घुसा? आ गया? आगे बढ़े। सो यहाँ पे हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हम वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, और वर्क किसका रिजल्टेंट है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है वर्क। इसीलिए हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलार प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन यहाँ पे इसलिए बता दिया गया है क्योंकि अभी एक दो दिन में क्वेश्चंस और आने वाले हैं। सो b cos थीटा इज़ द प्रोजेक्शन। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, अगर ये b है वेक्टर, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है,
तो ये हो गया b cos थीटा, और यहाँ पे क्या था b sin थीटा। हमें साइन वाइन नहीं लेना है, हमें सिर्फ प्रोजेक्शन देखना है, क्योंकि ये जो sin थीटा वाला जो लाइन था उसका तो कहीं पे प्रोजेक्शन है ही नहीं, है ना, कहीं पे कुछ प्रोजेक्शन है ही नहीं। पर ये जो b cos थीटा है यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन है, इसीलिए इसको आप प्रोजेक्शन बोलोगे इज इक्वल टू a डॉट b बाई मॉड्यूलस ऑफ a, एंड a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई मॉड्यूलस ऑफ b। ओके, डू वन क्वेश्चन बेटर। ये हो गया है। फाइंड एंगल बिटवीन, ये एक्चुअली क्वेश्चन बाद में आने वाला था पर प्रोजेक्शन हमने यहाँ किया है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन force F equal to 3I cap plus 4J cap minus 5K cap and displacement 5I cap plus 4J cap plus 3K cap, full stop. And also find the projection of F on D. Find the projection of F on D. पहले तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उसके बीच का एंगल निकालना है। कोई भी दो वेक्टर्स हैं, एक F है और एक D है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स मैं ऐसे लगा रही हूँ और डिस्प्लेसमेंट उधर होता जा रहा है, कुछ एंगल में वो लग रहा है, वही एंगल आपको फाइंड करना है। एंगल का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू F डॉट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ F एंड मॉड्यूलस ऑफ D। cos थीटा वहाँ से निकल के आ जाएगा। और प्रोजेक्शन जो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है अभी, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट कर दो, और किस पर है, ऑन D है ना, तो D का मॉड्यूलस निकाल दो, प्रोजेक्शन। समझ में आया? दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट कर दो, और किस पर, ऑन D हमने क्वेश्चन से देख लिया, तो ऑन जिस पे भी है उसका मॉड्यूलस निकाल दो। यानी कि यहाँ से फॉर्मूला क्या आएगा, F डॉट डी डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ D। इस तरीके से प्रोजेक्शन निकलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D। फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट द एंगल। आगे पीछे नहीं, जहाँ है वहीं पे करो, तत वहीं पे करो। डॉट प्रोडक्ट करना याद है? आ रहा है? बताइए जल्दी, कुछ बताते ही नहीं आप लोग। पीछे देखने का मतलब याद है कि नहीं याद है? डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, नहीं याद है तो बताइए ना। इज इट डन? कैन वी क्लोज इट? चेंज राइट मोड विल क्लियर द कंटेंट। चेंज। फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? 3I कैप प्लस 4J कैप 5K कैप और माइनस 5K कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5I कैप प्लस 4J कैप। ठीक है, सॉरी, आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। दो क्वांटिटीज़ हैं, दोनों के बीच का एंगल निकालना है।
सो ये है अगर बाई चांस एफ, ये है डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब तो पता है ना भाई, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है। फोर्स ऐसे मैं लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट अभी भी उधर ही हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऐसे पकड़ के फोर्स लगा रही हूँ बोर्ड में, मैक्सिमम बोर्ड थोड़ी ना ऊपर चला जाएगा, वो तो आगे ही जाएगा ना, इस तरीके से है। सो इन दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है। सो हमारे पास एफ डॉट डी, ए डॉट बी, एक्सपेंशन एफ डी कॉस थीटा, हमें ये निकालना है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट डी, दोनों वेक्टर है, डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ एफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी। एफ डॉट डी कैसे निकाला था हमने? आप एफ क्या है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, इतना ही है। डॉट में हमने क्या देखा था कि i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन दो डॉट प्रोडक्ट करोगे i डॉट i इज इक्वल टू 1, पर i जो इस डायरेक्शन में है और j जो इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। 90 cos 90 इज 0। सो अगर आप i डॉट j करना चाहते हो, वो होगा i j cos थीटा, और cos यहाँ पे क्या है 90, 0। सो i डॉट j इज इक्वल टू 0। तो हमने डॉट प्रोडक्ट में वाइल डूइंग वेक्टर्स हमने देखा था i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1। क्रॉस में हमने देखा था i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब i क्रॉस i करते हो इसका मतलब i इंटू साइन थीटा। अब i भी इधर ही है, दूसरा i भी इधर ही है, इनके बीच का एंगल कितना है? और साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 इज 0, दैट इज़ वाई दो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आने वाला है 0। सो i क्रॉस i इज इक्वल टू 0, j क्रॉस j इज इक्वल टू 0 एंड k क्रॉस k इज इक्वल टू 0। क्या ये याद आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे इसका रिवर्स करूँ, i डॉट j इज इक्वल टू, यार प्लीज़ थोड़ा सा ना आप लोगों को बढ़ना पड़ेगा, ये रिपीट हो रहा है, उसमें भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। तो अब रट्टा मार लो इसको, i डॉट i इज़ 1, सो i डॉट j इज़ 0, i डॉट k इज़ 0, यानी कि एक यूनिट वेक्टर किसी भी टाइप के दूसरे यूनिट वेक्टर से अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो 0 होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? 3i इंटू 5i कर सकते हो, 3i इंटू 4j कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि i और j डॉट प्रोडक्ट में 0 हो जाता है। तो सिंपली क्या करना है, 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15, बस ये आ गया आपका एक मैग्नीट्यूड जो भी है। तो ये अभी तक आप लोग f डॉट डी ही कर रहे हो, ये f डॉट डी है। उसके बाद हमें मॉड्यूलस ऑफ f भी निकालना है। मॉड्यूलस ऑफ f कैसे निकालते हैं आप? ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है एंगल निकालना, तो उसमें कम से कम 5 लाइंस तो होंगी ना स्टेप्स में। मॉड्यूलस ऑफ f कैसे निकालोगे? इसका मॉड्यूलस कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख दो, बाकी जो बच्चे सो रहे हैं ध्यान देंगे। 9 लिख रही हूँ, कैसे आया देख लो, 9 प्लस 16 प्लस 25, आंसर रूट 50 इज द मॉड्यूलस ऑफ f, यानी कि ये आ गया। d का बताओ, 25 प्लस 16 प्लस 9 सिमिलर, हाँ 85 आ रहा है। तो अब आप लोग ये देखो कि f डॉट डी कितना आया, ये है, ये कितना है, ये और ये तो कैंसिल ही हो गया, तो f डॉट डी कितना है 16 आ गया। तो फाइनली अगर मैं इसको फॉर्मूला में पुट करूँ कॉस थीटा, ये अभी ऐसे प्लीज़ कॉपी मत करना, सब गिजड़ बिजड़ हो गया है, अंडरस्टैंड फर्स्ट। कॉस थीटा इज एफ डॉट डी डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ एफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी। एफ डॉट डी कितना है 16, और देख लिया आपने। उसके बाद एफ कितना है रूट 50 इंटू रूट 50। इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
2√50, 50 को और डिवाइड कर दो, 2 इंटू 5 इंटू 10, 5√2। इस तरीके से यहाँ पे जो भी आएगा 16/this कितना आया, सॉरी 8/25, तो लास्ट में कैंसिल। ये कितना आया ये बताओ, 50/8/25 आपका cos थीटा है। एग्जाम्पल में अगर ये दिया होगा तो ये करना ऑप्शन में, हाँ ठीक है, फिलहाल तो ये करो। प्रोजेक्शन मुझे नहीं पता कितना है, तो इसको मैं हटा रही हूँ। क्या आप लोगों को समझ आ गया है? इसके बाद हम प्रोजेक्शन करेंगे। पहले cos थीटा फाइंड करो। मेरे ख्याल से जब आप लोग वो नोट्स लिख रहे थे ना वेक्टर्स का, वहाँ पे cos थीटा या F.D के लिए, A.B के लिए आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था। AX BX A.B करने पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पे आया था AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ, यानी कि I कैप J कैप K कैप गायब हो गया। तो फाइनली तुमको क्या मिल रहा है, डॉट प्रोडक्ट करने से मैग्नीट्यूड ही मिल रहा है। जो भी 16 मिला था आपको, 16 नहीं क्या मिला था, √50 मिला था, जो भी था √50 कहाँ मिला था, वो तो मॉड्यूलस था ना। ठीक है, जो भी है, AX BX AY BY AZ सारे के सारे नंबर्स हैं। AX क्या हुआ, जैसे कि अगर A हो गया वेक्टर तुम्हारा 2I कैप प्लस 5J कैप माइनस 3K कैप, ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B 3I कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप। मान के चलो ये दो वेक्टर्स हैं। एड्रेस है I कैप में इधर, J कैप में इधर, K कैप में इधर। फाइनली ये बॉडी है यहाँ। I से कितना दूर है 2, J से कितना दूर है 5 और K से कितना दूर है नेगेटिव में, यानी कि अगर ये आपका Z एक्सिस है तो ये क्या हो गया माइनस Z एक्सिस। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एक एड्रेस दे दिया है। वेक्टर A जो है ओरिजिन से कहीं पे ये पार्टिकल है और उसका एड्रेस है ये, B कुछ एड्रेस है B, मान के चलो ये है वेक्टर B का पोजीशन, ये वेक्टर A का पोजीशन है। अब ये जो दो पार्टिकल्स हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो B माइनस A कर दोगे, एंगल पूछेंगे तो फॉर्मूला है आपके पास। ऐसे करके अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि मैं कहाँ रहती हूँ, फॉर एग्जांपल स्टेडियम में, स्टेडियम में रहती हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो कैसा एड्रेस है, अगर मैं वहाँ से जाऊँ तो कैसा एड्रेस है। इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम पढ़ सकते हैं ना। विथ नेचुरली तो अलग बात होगी, पर अगर थ्योरी में देखो तो इस तरीके से होता है। पार्टिकल A का ये एड्रेस है, पार्टिकल B का ये एड्रेस है, दोनों के बीच में एंगल कितना है। एनीवेज, सो ये हो गया A, ये हो गया B। डॉट प्रोडक्ट में I कैप J कैप K कैप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि I कैप को I कैप से मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो 1 हो जाएगा। 2 3 जा, इसीलिए तो ये AX BX है ना, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ये क्या है, मैं इसको भी लिख दूँ यहाँ पे, AX I कैप है ये, BX J कैप है ये, और ये CX K कैप है। ये क्या है, AY I कैप प्लस BY J कैप प्लस CZ K कैप। ओके, डॉट में क्या हुआ है, AX BX, तो 2 इंटू 3 6 प्लस AY BY माइनस 10 प्लस AZ, ठीक है छोड़ो तो उसमें, AZ BZ लास्ट वाला देखो, -3 माइनस प्लस 1 कितना आया -3। सो ये कितना आया माइनस, टोटल बता रहे हो, -7। इस तरीके से सिर्फ उनका जो मैग्नीट्यूड है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, I कैप को हटा दिया, क्योंकि I कैप को I कैप से ही आप डॉट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, विच इज़ इक्वल टू 1। आगे बढ़े, और क्या क्वेश्चन में पूछा है। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D, प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D। तो ये पूछा है आपसे, F cos थीटा पूछा है, तो F cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो और लास्ट में किस पर प्रोजेक्शन है, D में,
डी का मॉड्यूलस निकालो। सो एफ डॉट डी आप पहले ही निकाल चुके हो 16 और मॉड्यूलस ऑफ डी भी आप निकाल चुके हो √50, है ना, डायरेक्ट हो गया ये। आगे बढ़े। यहाँ पे इस पे बैठ के कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसीलिए ये आया है ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी जेड। ठीक है, कुछ बच्चे उसमें भी कंफ्यूज थे। हो गया, ये आप सब कर चुके हो पहले से। आगे बढ़े। सो द फाइनल आंसर इज, एंगल कितना है दोनों के बीच में? एंगल कितना आया? 8/25 और प्रोजेक्शन कितना आया? 16/√50। ठीक है, अब वो कहाँ है? काय को जो चीज़ अभी आपने किया वही चीज़ यहाँ पे आया, इसको लिखना नहीं। डॉट प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन अ स्केलर वैल्यू। क्लियर है ये बात? सेकेंड पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब मैं इससे तो वो मुझसे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये क्वेश्चन कैसा आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। 2 मार्क 3 मार्क का आ सकता है। ये हैं उसके प्रॉपर्टीज जो आप वेक्टर में कर चुके हो। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट डे इज इक्वल टू बट आई डॉट जे, आई डॉट के डॉट आई, एनीथिंग ऑपोजिट इज 0। कॉम्पोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी इज नथिंग बट ए कॉस थीटा, ए डॉट बी बाई मॉड्यूलस ऑफ बी, दैट इज ए डॉट बी। ओके, ये हो गया आपका एक्चुअली प्रोजेक्शन। कॉम्पोनेंट ऑफ बी वही चीज़ आपने किया है प्रोजेक्शन। ये चीज़ अभी मैंने वहाँ लिखी थी, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई, फाइनली यू गेट ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। अगर ए डॉट ए को करेंगे तो क्या आएगा? यानी कि 2 सेम वेक्टर्स को जिसके बीच में एंगल 0 है उसको करेंगे तो क्या आएगा? फाइनली स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, कॉमन मैथ्स। ठीक है, वर्क हो रहा है। आगे बढ़े। अगर ये फोर्स लगा रहा है, घोड़ा आगे भाग रहा है, इसका मतलब फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। बस इतना बता दो कि ये पॉजिटिव वर्क है, ज़ीरो वर्क है कि नेगेटिव वर्क है। 3 टाइप के वर्क हमें अभी देखने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। कैसे बता सकते हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि ज़ीरो है? एंगल देखकर। देखो, फोर्स हो रहा है तो पॉजिटिव ही हो रहा है भाई, फोर्स तो लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वो भी पॉजिटिव है। यानी कोई एक चीज़ है जो नेगेटिव कर सकता है वर्क को, जो है थीटा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हैं या कुछ नहीं है तो ज़ीरो। क्योंकि cos 90 इज 0। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हैं तो नेगेटिव वर्क हो रहा है पर नेगेटिव हो रहा है। तो ये भाई साहब फोर्स तो ऐसे लगाते हैं डिड़क डिड़क डिड़क, और हॉर्स कहाँ भाग रहा है? उधर। फोर्स पीछे लग रहा है, हॉर्स डिस्प्लेसमेंट आगे कर रहा है, सो नेगेटिव। यही पूछा था। आगे इसका डिस्क्रिप्शन और है बट साथ साथ चलते चलो। क्या काम हो रहा है? चढ़ रहे हैं ना, फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा है। ओके, क्या हो गया भाई? नहीं करना। कहाँ है मार्क?
A body dropped from a height falls towards the earth. It indicates that the रुकना अर्थ की तरफ अगर कोई चीज़ गिर रही है तो वर्क हो रहा है क्या? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया और डिस्प्लेस भी हो रही है बॉडी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी नीचे लग रहा है और बॉडी भी नीचे गिरी है, तो दोनों का एंगल सेम, दोनों का डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव वर्क है वो। So a body dropped from a height falls towards the earth. It indicates that the earth exerts a force of attraction called as gravity on the body. The gravitational force does work in pulling the body towards it. यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखा है क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक है, फिर भी आप बताते हुए चलो। वर्क इज सेड टू बी डन साइंटिफिकली व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस अ motion. Work is done. Okay, work done. Side heading. Work done. Work done. वर्क डन हेडिंग डालिए और उस डेफिनेशन को लिखिए, और वो डेफिनेशन क्या कहता है? वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी प्रोडक्ट ऑफ component of force नहीं दिख रहा? तो यहाँ बैठने में क्या दिक्कत है? बैठो वहीं पे। अब कौन सी लाइट बंद करें? हाँ, work done by the force is defined to be the product of component of force in the direction of displacement and the magnitude of the displacement. बस क्या करिए, ये ब्लॉक बनाइए और उसमें फोर्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का, ये वाला एरो नहीं, ये वाला एरो, आगे वाला एरो, ब्लॉक बनाइए, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट लिखिए। सो ये पूरा लिख रहे हैं ना, वर्क डन इज कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी लिखिए, ये पूरा लिख लीजिए, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ब्लॉक का, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का, ब्लॉक का, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का। कोई एक ही फोर्स बनाइए। No need to draw table chair and everything, just block, direction of force and direction of displacement. हो गया टिल द लास्ट एफ एस कॉस थीटा तक। हमेशा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेंगे?
फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, साइन और कॉस। आपको हमेशा कौन सा लेना है? कॉस। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0। सो कॉस 0 इज 1, सो यू सिंपली गॉट F इंटू एस। यहाँ पे आपको एंगल पता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर ये फोर्स है तो ये होगा क्या? F कॉस थीटा, और ये होगा आपका F साइन थीटा। हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है उसको लेना है। तो अल्टीमेटली F कॉस थीटा इज द वन इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा। जो भी एंगल होगा पुट करो, पता चल जाएगा कि कितना काम हो सकता है। मैक्सिमम काम कब होगा? जब एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा तो मैक्सिमम काम होगा? 0 डिग्री। मैक्सिमम काम यहीं पे दिख रहा है ना आपको, सीधा मल्टीप्लाई हो गया दोनों, 0 डिग्री। मिनिमम काम कब होगा? उसमें तो 0 हो जाएगा ना, जब नेगेटिव होगा तब मिनिमम काम होगा। यानी कि मम्मी खींच रही है पर तुम आना नहीं चाह रहे हो, ठीक है, ऐसे हो रहा है। मम्मी यहाँ डिस्प्लेसमेंट कराना चाह रही हैं, फोर्स ऐसे लगा रही है और आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, यानी आपकी एनर्जी रिड्यूस हो रही है, मिनिमम काम होता है। वो एग्जाम्पल देंगे, फिलहाल के लिए ये समझो कि थीटा पे डिपेंड करता है। ओके, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपका आंसर 0 आने वाला है। ये 0 है और ये 0 डिग्री है, ध्यान रखना। और अगर थीटा इज ग्रेटर दैन 90, आपको नेगेटिव वर्क मिलने वाला है। वही चीज़ बार बार एक्सप्लेन की है कि इस पत्थर को ये आदमी ऐसे खींच रहा है और डिस्प्लेसमेंट ये पत्थर इस तरीके से होता जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। सो आपका फाइनली क्या आने वाला है? एफ साइन थीटा का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स का कौन सा कंपोनेंट? जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, और एफ का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है? एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या यहाँ पे इन भाई साहब ने बुक उठा रखी है, कोई काम कर रहे हैं? बुक उठाना फोर्स को इस डायरेक्शन में, और कोई काम नहीं कर रहे हैं, वेट नीचे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये लिटरली ऐसे है जैसे आपने एक 9th क्लास में ही पढ़ा है ना वर्क, आपने थोड़ा बहुत, आपको उसमें एग्जाम्पल क्या दिया जाता है? कूली का। कूली अपने सर पे बहुत सारा वेट लेकर ट्रैवल कर रहा है, जा रहा है आगे, पर क्या वो कोई काम कर रहा है फिजिक्स के हिसाब से? नहीं, फोर्स वो उधर अप्लाई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। सो वर्क डन इज इक्वल टू 0. सो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू साइंस, नो वर्क इज डन अनलेस यू ड्रैग समथिंग। सो यहाँ पे दीवार को फोर्स लगा रहा है, कोई काम हो रहा है? फोर्स तो बहुत लगा रहा है, पर क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? पर वर्क तो हमें मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। A man holding a book in his hand is stationary position, does not do any work. अप्लाई कर रहा है फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वही दोनों एग्जाम्पल्स हैं। क्या? नहीं, मैं बताऊंगी आपको, एक टेबल फॉर्म में बताएंगे, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये पेज को कंप्लीट करिए। सम पॉइंट्स अबाउट वर्क। Some points about work. First one, work is a scalar quantity. रणवीर बताइए, पॉजिटिव कब होगा वर्क? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही है। अगर मैं कहूँ 30 डिग्री में है तो भी पॉजिटिव। इसका मतलब जो थीटा है वो लेस देन 90 होना चाहिए और ग्रेटर दैन या इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। दिशा 0 कब होगा वर्क? थीटा के हिसाब से बताओ। वो ऐसे बुक लेके खड़ा है तो वो 0, ऐसा नहीं, थीटा के हिसाब से बताओ 0 कब होगा वर्क? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।
नेगेटिव कब होगा वर्क, तुम बताओ बेटा लास्ट में, वर्क नेगेटिव कब होगा? जब थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो बीच का एंगल थीटा है वो कैसा होगा? ऑब्लिक होगा। ऑब्लिक का मतलब ऑब्लिक एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90. व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन यू कैन से द वर्क डन इज नेगेटिव. ये ध्यान में रखना, ये फिल इन द ब्लैंक में आते हैं, कैसे भी आ सकते हैं अब तो. वर्क कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी ज़ीरो एंड इट कैन बी नेगेटिव. ब्रैकेट में लिखना. नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव वर्क डज नॉट मीन इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. देखो जब भी अभी तक हम लोग फिजिकल, सुनो मेरी बात एक बार, अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि अगर नेगेटिव है मतलब कि उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस तरीके से समझते थे ना. यहाँ पे वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि वर्क की जो लेट्स से वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है, जैसे हम लोग गाड़ी हमारी आगे जा रही है, हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक कौन से डायरेक्शन में है? पीछे के डायरेक्शन में. तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट जो है कम होने लगता है, फाइनली रुक जाता है, तो वर्क कम होने वाला होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, नॉट जस्ट द ऑपोजिट डायरेक्शन. So does not mean it is a vector quantity. Work done by a friction is negative as the displacement is opposite to the friction. भाई अभी रोड वाला जो एग्जाम्पल अभी दिया. डायमेंशन ऑफ वर्क इज ml2 t-2. याद कर लो. और यूनिट 1 जब हम कर रहे थे तब हमने क्लियरली बोला था इट इज़ इक्विवेलेंट टू एनर्जी एंड हीट. ml2 t-2, वर्क, एनर्जी और हीट तीनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है. Now these last 4 points are literally very important. Have you done till third one? Yes. And you remember, right, according to first unit's syllabus, ml2 t-2 जो वर्क का डायमेंशन है वही एनर्जी का भी है और वही हीट का भी है. The SI unit of work is जूल. और इसको आपने उसको देखा था, जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर. न्यूटन मीटर कैसे आया? क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर. दैट इज हाउ 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. द होल शीट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. 1 जूल, ये बहुत अच्छे से लिख लो. 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन when 1 Newton of force is applied on 1 kg on a body displaced through 1 meter. हाँ ठीक है. वन जूल क्या है? रुक जाओ भैया, एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हो. समर्थ, 1 जूल क्या होता है? 1 जूल यूनिट है वर्क की, पर वो यूनिट का मतलब क्या हुआ? जूल का मतलब क्या हुआ? जब आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो. वर्क कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है. फोर्स लगाओ, डिस्प्लेस हो गया बॉडी. तो जब आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन का मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी अब इसका मतलब क्या है? 1 केजी का कोई सामान है और उसमें एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. ठीक है, सोचो इतना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो एक बॉडी में और उसने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. एक्सेलरेशन कितना था? हर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज हो रही थी. ले, तुम लोग को छापने में बिजी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ समझा दी. छापो. 1 joule is the amount of work done when 1 Newton of force acting on the body displaces it to 1 meter. CGS यूनिट क्या है? अर्ग. ये आपने फर्स्ट यूनिट में किया था. और क्या किया था? 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर ऑफ 7 अर्ग. सो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर ऑफ -7 जूल. ये प्लीज़ याद रखना. ये आपने सॉल्व किया था फर्स्ट यूनिट में. दैट इज़ व्हाट इट इज़. इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
इलेक्ट्रॉन भी तो कुछ काम करेंगे ना, हमेशा उनका मूवमेंट चालू रहता है। सो उसके लिए भी यूनिट दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कैलोरी, हीट, भाप से खाना बनता है, कितनी कैलोरी है। आप खाना खाते हो तो बोलते हैं ना कितनी कैलोरी मैंने खा ली, इसका मतलब वो खाना खाने से मेरे अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ताकि मैं काम कर पाऊँ। हीट से ही तो चल रहे हैं ना, शुगर से ही तो चल रहे हैं। शुगर डायरेक्टली तो चलाता नहीं है, शुगर अंदर बर्न होता है, बायो स्टूडेंट्स, है ना। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पे ख़त्म करो, कल देखते हैं। कुछ बोलना है, कुछ समझ आया कि सब आसमान से चला गया? प्लीज़ बताओ, समझ में आ रहा है? नींद आ रही है बहुत तेज़ वाली? आज के लिए आप होमवर्क प्रैक्टिस 3 करके आइए, जितना हो पाए। आई विल नॉट फोर्स कि पूरा ख़त्म करो, बट जितना हो पाए। प्रैक्टिस 3 ऑफ लॉज ऑफ मोशन। और ये वाला शीट अभी के अभी बैठ के याद करो। किसकी किसकी बुक बंद हो गई? हाँ, जय हिंद। मॅम होमवर्क नाही केलेले, राहिलं होमवर्क. चलो हो बेटा, आय नो दॅट. लवकर या. होमवर्क नाही केलेले, प्लीज रेज युअर हँड्स वॉट एव्हर बी द रिझन. होमवर्क नाही केलेले, फक्त लवकर लवकर. सगळ्यांनी केलाय का होमवर्क? गर्ल्स मध्ये बुक घरी आहे, बाकीच्यांनी केलं इकडे. ते तुझ्या ते ब्लश वरूनच समजते की रूमला राहिलाय,